हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2013 का केमिस्ट्री क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में, यानी डीसीई सीपीएम में प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्लास और वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, इसी तरह के क्लासेस और लेक्चर्स पाने के लिए और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिलते हैं क्लासेस के पीडीएफ और क्विजेज और इम्पोर्टेंट न्यूज़ और क्लास कब चलेगी उसका शेड्यूल। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरोक्साइड प्रभाव दिखाता है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो ऑप्शंस दे रखा है HBr, HCl, HF एंड आपका HI। तो ये आपका क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर सवाल है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि आपका कौन सा पेरोक्साइड इफेक्ट बताता है। तो ये एक तरह का प्रभाव है जो कि फ्री रेडिकल्स के ऊपर है। किस चीज के ऊपर? फ्री रेडिकल्स, जो कि बनते हैं आपका, कब बनते हैं आपका? होमोलिटिक फिजन के दौरान, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन के दौरान बनते हैं, ठीक है। सो ये किस नियम पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है आपका एंटी मार्कोनिक रूल्स, एंटी मार्कोनिक रूल्स के ऊपर ये बेस्ड है, मार्कोनिक रूल्स, ठीक है। तो ये रूल्स में कहा क्या क्या कहा गया है? इस रूल्स में क्या कहा गया आपको? इस रूल्स में कहा गया कि नेगेटिव पार्ट अटैच टू द कार्बन, जो नेगेटिव पार्ट आपका अटैच होता है कार्बन से, वो उसी में जाके अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन एटम्स का अटैचमेंट जिस कार्बन से ज्यादा होगा इन अल्कीन, अल्कीन के अंदर। तो ये आपका कहा गया उसमें, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट, जो आपका नेगेटिव पार्ट रहता है रिएक्शन में जो बनता है, नेगेटिव पार्ट attached to the carbon atom, to the carbon atom which has higher hydrogen atom, जिसमें ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो रहा, ठीक है, इन अल्कीन, ठीक है, इन अल्कीन। तो यहाँ पे HF देख लेते हैं। अब HF का हम लोग यहाँ पे दूसरा कंडीशन में बात करेंगे। HF है आपका और आपका HCl, यानी फ्लोराइड, फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड, हैलाइड्स का बात करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स का। तो ये दोनों क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक तत्व है जिनका बहुत ज्यादा रहता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो आपका Br है यानी HBr और HI, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा लेस है, दोनों लेस। तो यहाँ पे बात आएगा स्टेबिलिटी का। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो हो गया आपका पोलर हो गया, ये क्या हो गया आपका? पोलर नेचर के हो गया। तो ये आपका नहीं शो करेगा पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि H को अपनी तरफ F खींचेगा और Cl भी अपनी तरफ खींचेगा, तो पोलर नेचर का हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका नहीं शो करेगा, नो पेरोक्साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर। लेकिन हम अब HBr और HI के बारे में बात करेंगे। तो HBr का जब आपका रेडिकल बनता है, यानी आपका Br डॉट, तो ये स्टेबल रहता है, ये स्टेबल रहता है, ठीक है। लेकिन HI का जब बनता है I डॉट, तो ये क्या करता है? नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा? दूसरा I के साथ, I डॉट के साथ मिलकर I2 बना देगा। तो ये भी आपका HI भी आपका नॉट पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये भी स्टेबल नहीं है। तो बचा क्या आपका? HBr। तो HBr क्या है आपका?
परोक्साइड इफेक्ट, जिसको हम लोग अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट भी पढ़े हम लोग, तो ये भी दोनों एक ही नेम है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या मिला कि HBr आपका स्टेबल रहता है, HF और Cl आपका पोलर नेचर का रहता है, और HI आपका स्टेबल नहीं रहता, नॉट स्टेबल। तो बचा क्या आपका HBr जो स्टेबल है, और HBr ही आपका खरास इफेक्ट होगा। तो HF क्या होगा, पोलर नेचर का होगा, इसलिए नहीं होगा। HI आपका नॉट स्टेबल, बिकॉज I2 बन जाएगा, आई डॉट रेडिकल्स जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे होमोलिटिक फिजन से वो, तो ये आपका नॉट स्टेबल। और HCl तो आपका पोलर नेचर का है। तो बचा क्या आपका HBr जो स्टेबल है, और ये आपका खरास इफेक्ट यानी परोक्साइड इफेक्ट शो करेगा। सो परोक्साइड इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 11th का। तो वो एक बार आपको परोक्साइड इफेक्ट क्लास 11th में जाके GOC में देखना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एक बार इस चैप्टर को जरूर रेफर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आपको परोक्साइड इफेक्ट या अदर वर्ड में इसको खरास इफेक्ट बोलते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनिक से अच्छा अच्छा सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, पूछा जा रहा है आपके कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है ऑफ O2। तो सबसे आसान है कि बंध क्रम निकालने का, कि ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए ऑक्सीजन का। तो 1s2 2s2 2p कितना होगा 4, क्योंकि इसका कितना रहता है 8, तो हो गया आपका 2p4। अब ऑक्सीजन 2 बनाइए क्योंकि O2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए आउटर मोस्ट सेल में, यानी सेल नंबर 2 में। 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल 6 हो गए वैलेंस। ठीक है, अब अष्टक नियम के हिसाब से 8 ऑक्टेट फुल करवाइए। तो इधर से 2 ले लेगा, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टोटल। और इधर से भी 2 ले लेगा, कितना हो गया आपका, 2 बॉन्ड बना दिया, क्या आया आपका O2। तो बंध क्रम क्या हो गया 2। और एक मेथड है जो हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, यानी पैरामेडिकल के हिसाब से, तो शॉर्टकट होगा, एग्जामिनेशंस में आपको ये यूज करना है। एक और मेथड है आपका बॉन्डिंग कराने का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जो कि आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 का सवाल है ये। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बंध के ऊपर है, चैप्टर नंबर 4, टॉपिक नंबर आपका 4.7, 4.8 और 4.7 दोनों। और ये वाला आपको 4.8 के अंदर 5th पॉइंट में ऑक्सीजन का, वहां पे एकदम डिटेल में बता रखा है निकाल के, तो एक बार जरूर एनसीईआरटी को रेफर कीजिएगा। आइए देखते हैं O2 का कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कुछ इस प्रकार से होगा, सिग्मा 1s, ठीक है, 2, फिर आपका होगा सिग्मा स्टार, यानी एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन्स 2, फिर सिग्मा 2s2, फिर आपका क्या होगा सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या होगा आपका सिग्मा 2pz2, और आपका क्या होगा पाई 2px2, that is similar to equal to pi 2py2, फिर एक पाई स्टार 2px1, that is equal to pi स्टार 2py1। ठीक है, सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अब निकालना है, एंटी इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 10 गो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में चला गया, और आपका बाकी बचा जो 6 गो एंटी बॉन्डिंग में चला गया। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ NB माइनस NA, डेट इज इक्वल टू हाफ, 10 को देखिए यहाँ पे गिनिए, 10 2 4 6 8 और आपका 10, टोटल 10 हो गया इधर, और 6 को एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5
6 को एंटी बॉन्डिंग में 6 यहाँ हो गया, तो कितना है आपका 2, ठीक है 2 आया, हाफ इंटू हाफ कटा ना, हाफ इंटू 4, तो कटा तो कितना है 2, तो 2 आया। तो इस तरीका से भी आप लिख के निकाल सकते हो, ठीक है। तो O2 में आपको बंद क्रम ये होगा। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक्स्ट्रा में कि अब बताना, ये तो आप देख लिए, अब आप बताइए कि ये आपका पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है कि क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि क्या है ये O2, जल्दी बताइए। तो इसमें 2 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये करने के बाद समझ में आ रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक कराएगा। ये था आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो आप इजी वे में भी निकाल सकते हो एग्जामिनेशन में, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और अस्टेक्नियन ऑक्टेट रूल करवाइए। तो एक और होमवर्क दे रहे हैं, O2 2- इसका निकालिए, ठीक है, इसका निकाल के दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो K2MnO4 एंड O3 रिएक्ट्स टू फॉर्म, यानी आपको दे रखा है कि पोटेशियम परमांगनेट MnO4 प्लस O3 रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा। तो ऑप्शन है कि MnO4, MnOH होल ट्वाइस, MnO2, Mn, क्या बनेगा आपका। तो पोटेशियम मैंगनेट को कराएंगे, पोटेशियम मैंगनेट, तो क्या बनेगा। तो ऑप्शन है पहला पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, बी आप देख लिए, सी डी आपको बताना है। तो क्या होगा यहाँ पे, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड O3 यानी ओजोन के साथ, तो आपका क्या बनेगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस KOH प्लस O2, ठीक है। बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन, 2 2 और 2 आपका बैलेंस हो गया। तो हम लोग जब पोटेशियम मैंगनेट को रिएक्ट करवाएंगे विथ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर एक्स्ट्रा में ऐड करना होगा, तो क्या बनेगा, पोटेशियम परमांगनेट, ठीक है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है आपका, ए है सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपका 3 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन इन ब्यूना एस इज। तो ब्यूना एस में आपको रेशियो बताना है ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का, ठीक है। तो रेशियो आपको दे रखा है 1:1, 1:2, 3:1 और 1:3। अनुपात बताना है ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरीन का, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, उससे पहले जान लेते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया। तो ये चैप्टर आपका पॉलीमर्स है और हर साल एक प्रश्न यहाँ से रहता है, ठीक है, हर एग्जाम्स में। क्लास 12th का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ब्यूना एस है आपका, उसमें बताना है। तो ब्यूना एस, तो ब्यूना एस में आपका एस क्या बतलाता है, स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन, ठीक है, ये वाला स्टाइरीन आपको बताता है। और ब्यूना क्या बताता है आपका, ब्यूना क्या बताता है, ब्यूटाडाइन को बताता है, ठीक है, ब्यूटाडाइन को बताता है। तो और Na क्या है, Na इसमें जो Na है वो क्या बताता है आपका, सोडियम। तो इसको टोटल में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर, यानी SBR, ठीक है, स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर। और ये एक तरह का कोपॉलीमर है, क्या है ये,
कोपॉलीमर, ठीक है, कोपॉलीमर है किस चीज का, तो ब्यूटा 1,3 डाइन एंड स्टाइरिन का। कोपॉलीमर मतलब दो होता है, तो ब्यूटाडाइन 1,3 डाइन और स्टाइरिन का इन द रेशियो 3:1, यानी 3 भाग रहेगा आपका ब्यूटा 1,3 डाइन का और 1 भाग रहेगा स्टाइरिन का, तो आपका सी होगा सही, ठीक है। 1 भाग इसका, 3 भाग ब्यूटाडाइन का, और किसके उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि H2 प्लस आई इक्विलिब्रियम है, साम्य पर है 2HI के साथ, तो अभिक्रिया में आपको 4 कंडीशंस दे रखा है, उसमें से बताना आपको कि कौन सा सही होगा। सो ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से है, ये आपका इक्विलिब्रियम से है। इक्विलिब्रियम और पॉलीमर से हर साल एक सवाल रहता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 7 क्लास 11, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि H2 एक रिएक्शंस दे रखा है प्लस आई दैट इज सिमिलर साम्य विथ 2HI, इक्विलिब्रियम पे है और 2HI बना रहा है। तो कंडीशन है Kp होगा स्मॉलर देन Kc, दूसरा है यानी B Kp इक्वल टू Kc, तीसरा है कि Kp इज ग्रेटर देन Kc, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो एक रिएक्शन है वहां पे जो हम लोग पढ़ रखे हैं कि Kp बराबर रिलेशन है Kp और Kc में, Kp बराबर Kc क्या होता है, बराबर होता है कब, जब RT डेल्टा N यहाँ पे रहता है। तो ये आपको फॉर्मूला पे ये क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो Kp बराबर, ये रिलेशन है Kp और Kc में, Kp बराबर Kc एंड दैट इज RT डेल्टा N, ठीक है। सो आइए सॉल्व करते हैं इसको। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस, दैट हाउ विल सॉल्व दैट H2 गैस प्लस I2 गैस साम्य पे है तो 2HI गैस देगा। तो हेयर डेल्टा एन कितना निकलेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एन कितना निकलेगा, तो 2 यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट P माइनस R, तो 2 है आपका यहाँ पे, 2 माइनस एक इधर है एक इधर है, तो 1 प्लस 1, तो टोटल क्या आ गया, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, शून्य आ गया। तो इसका मतलब डेल्टा एन आपका क्या निकला, शून्य, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स में मॉलिक्यूल्स का मोल्स का हम माइनस करेंगे उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट से, सो आपका 0 आ गया। सो अब इस वैल्यू को डेल्टा एन को जो रिलेशन है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन की जगह पे 0, ठीक है। तो Kp इक्वल टू Kc और RT पे 0, तो जिस चीज़ का भी 0 रहता है तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है पावर। तो Kp इक्वल टू Kc आपका आंसर आया। तो क्या है आंसर आपका, बी। सो आपका ये किस चीज पे बना, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन पावर में। सो इसी पे आपका बन गया, और आपको डेल्टा एन निकालने आना चाहिए। डेल्टा एन क्या था आपका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, तो टोटल आपका मोल्स कितना हो गया, प्रोडक्ट में 2 हो गया। रिएक्शंस देख लीजिए, बैलेंस करना जरूरी है, रिएक्शन 2 हो गया, और इधर भी एक एक है, एक आई है और एक H2 है, तो 2 माइनस 2 हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका 5 नंबर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा इक्विलिब्रियम में, जहां पे ये इक्वेशन का यूज होगा। तो ये वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इस रिलेशन को वीवीआई कर लीजिएगा, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। इस पे सवाल अगर आपको इक्विलिब्रियम से कभी पूछेगा तो हो सकता है इसी पे पूछे। और मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बता देता हूं कि ये 2020 में भी आ रखा है आपका, 2020 में भी सेम रिलेशन के ऊपर, इसी फॉर्मूला के ऊपर आ रखा है। जाके एक बार प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में जाके देखिए 2020 का, आपको यही प्रीवियस ईयर में इसी रिलेशंस के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन यानी जो आ रखा आपका प्रीवियस ईयर में सॉल्व करा रखा है। तो ये रिपीट हुआ, कब का क्वेश्चन था ये, कब का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 2013 का है। कहाँ रिपीट हो रहा है, 2020 में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं, जाके खुद देखिए 2020 का प्रीवियस ईयर जो प्लेलिस्ट में है, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के नाम से प्लेलिस्ट में सेव है मेरा, जाके देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस रिपीट हुआ है।
बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया क्वेश्चंस का, इसके जगह कुछ और, लेकिन रिलेशन से यही था, बस यही निकालना था, डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इतना आपको मैं कह रहा हूँ कि रिपीट होता है क्वेश्चंस, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से कर जाइए। सारे मेरे प्लेलिस्ट में है, जाके सब वीडियोस को देखिए अच्छे से, सारा सेव्ड है पहले प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जाके एक बार देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है इथाइल एसिटो एसिटेट ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स, यानी इथाइल एसिटो एसिटेट अम्लीय जल अपघटन पर क्या देता है, ठीक है। तो आपको बताना इथाइल एसिटो एसिटेट ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। कंपाउंड का क्या नाम है, इथाइल एसिटो एसिटेट। तो चलिए इसका एक बार स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, क्या होगा। तो इसका आपका इस प्रकार से होगा, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए इथाइल एसिटो एसिटेट का। ठीक है, ठीक है। और इसमें हम लोग एसिटिक में कर रहे हैं, सो आपका डाइल्यूट HCl ले लिए और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लिए। अम्लीय बोल रहा है तो इसलिए डाइल्यूट HCl लिए हैं, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का लेने का है कि आपको वो प्रोवाइड कराए हाइड्रोलिसिस कराने में वाटर के प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से ये ब्रेक करेगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ से ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करके क्या बनाएगा, 2CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये ब्रेक करेगा और आपका इस प्रकार से बनाएगा, ये चीज़ ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये एक साथ और ये आपका एक साथ, बचा बीच में क्या, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये बचा आपका। तो इस तरह से टूटेगा और साथ में क्या बनाएगा, C2H5OH। तो यहाँ पे दो चीज़ बन रहा है, एसिटिक एसिड और साथ साथ में इथेनॉल, ठीक है। एसिटिक एसिड और इथेनॉल बन रहा है आपका। तो ये था आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बना, इथेनॉल, और इधर से आपका एसिटिक एसिड, दो गो एसिटिक एसिड बना, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ से दो आपका एसिटिक एसिड बना और इथेनॉल, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए उसका, डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के फॉर्म में एसिडिक यानी अम्लीय जल अपघटन कराइए और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि इट डज नॉट कंटेन COH ग्रुप, ठीक है। COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक समूह इसमें से नहीं पाया जाता। आपका ऑप्शन है ए एस्पिरिन, दूसरा है बेंजोइक अल्म, तीसरा है पिक्रिक अल्म, चौथा है अमाइनो अल्म, यानी एस्पिरिन, बेंजोइक एसिड, पिक्रिक एसिड और अमाइनो एसिड, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आपको ये बताना है, ठीक है। सो आपका एक एक करके सबका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, एक एक करके सभी का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, नहीं तो केमिकल फार्मूला लिखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले ए एस्पिरिन का लिखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, यानी CHO ग्रुप यहाँ पे आ गया, ये CHO ग्रुप है, और साथ में इसका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें CHO ग्रुप रहता है, ठीक है, प्रेजेंट, लिख देंगे प्रेजेंट। बेंजोइक एसिड में देखेंगे अब, तो बेंजोइक एसिड यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो इसमें भी प्रेजेंट लिख देंगे, ठीक है। बेंजोइक एसिड इसको बोलेंगे। पिक्रिक एसिड देखते हैं, पिक्रिक एसिड यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तो पिक्रिक एसिड, तो इसमें कहीं दिख रहा है आपको CHO ग्रुप, कहीं नहीं है, तो एब्सेंट, ये कहीं नहीं है, ठीक है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और अमाइनो एसिड लास्ट देख लेते हैं, अमाइनो एसिड में
तो कोई भी अमाइनो एसिड ले लेते हैं, जैसे एलानीन यानी NH ट्वाइस CH3CH3COOH, ठीक है। सो ये एलानीन हो गया, इसमें भी प्रेजेंट है। तो एब्सेंट किस में है? सिर्फ सी में। तो किस में नहीं पाया जा रहा है? सी में, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आपका ये था पूरा डिटेल में क्वेश्चन नंबर 7। और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आ सकते हैं। तो आपको कॉमन हो गया एस्पिरिन, बेंजोइक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये सब आना चाहिए आपको अमीनो एसिड्स ड्रॉ करने, स्ट्रक्चर्स या केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। केमिकल फार्मूला भी पता रहता तो इतना स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का आवश्यकता नहीं है। बस केमिकल फार्मूला पता है, उसमें COH है, ठीक है, चलिए। लेकिन कहीं कहीं आपका वो केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में रहता है, यानी कंडेंस्ड रहता है, तो आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेट करके पूरा बता देता है ना कि आपका कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन है। तो उसमें कभी कभी नहीं पता चलता, तो उसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर्स भी कभी कभी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट विल बी इंक्रीज ऑन टेम्परेचर। क्या होगा जब इंक्रीज करेंगे? सो आपका वैल्यू के इक्विवेलेंट का, यानी एक ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया यानी रिएक्शंस के लिए ताप बढ़ाने पर के इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अप विल रिमेन अनचेंज्ड, और डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। सो आपको बताना है कि क्या रहेगा। इंक्रीज, डिक्रीज, विल रिमेन अनचेंज, कैन बी एनी ऑफ द अबव। सो आपको सबसे पहले ये बता दूं किस चैप्टर से है। ये है चैप्टर नंबर 7, इक्विलिब्रियम। किससे है? इक्विलिब्रियम से। उसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका, सबसे पहले एंडोथर्मिक क्या होता है ये जान लेते हैं। एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ऊष्मा शोषित अभिक्रिया रिएक्शंस क्या होती है? सो ऊष्मा शोषी रिएक्शंस वो रिएक्शंस अभिक्रिया होती है जिसमें अब्जॉर्ब होता है आपका ऊष्मा का, एब्जॉर्ब, ऊष्मा इज एब्जॉर्ब, ठीक है, उसमें अब्जॉर्ब किया जाता है हीट का। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे और रिएक्शंस में हीट चाहिए ही, अब्जॉर्ब होता, तभी तो एंडोथर्मिक बोल रहे हैं। तो ये फेवर करेगा आपका किस चीज में? पॉजिटिव रिएक्शन में, प्रोडक्ट्स बनाने में, यानी आपका प्रोडक्ट्स और बनेगा, रिएक्टेंट टूटेगा और प्रोडक्ट्स में और कन्वर्ट होगा जब हम लोग यहाँ पे हीट या टेम्परेचर बढ़ा देंगे। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस दे रखा आपको, तो प्रोडक्ट्स बनेगा। तो एंडोथर्मिक का मतलब ये हो गया। और के इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है आपका? इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था का कांस्टेंट है, ठीक है, अभिक्रिया का। तो के ई को क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो के ई इक्विवेलेंट मतलब ये हो गया। अब आगे इसका क्या होगा? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है और हम लोग इस पे और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स और बनेगा, और प्रोडक्ट्स ऊपर है, यानी रिएक्टेंट चेंज होगा, प्रोडक्ट में बदलेगा जब हम लोग हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे। क्योंकि एंडोथर्मिक है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट्स की ओर और बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इससे क्या होगा? आपका रिएक्टेंट में कमी आएगा और प्रोडक्ट में इंक्रीजमेंट होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कम होगा समय के साथ, और प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट तो ऊपर है तो इंक्रीज हो रहा है, और ये नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो आपका के इक्विवेलेंट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है। और इस रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में यानी ऊष्मा शोषी रिएक्शन में, रिएक्टेंट कम हो रहा है समय के साथ, क्योंकि टेम्परेचर हीट देंगे तो रिएक्शंस और होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो आपको समझ में आया क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ये किस चीज के लिए? ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा मिलेगा तो फेवर करेगा और प्रोडक्ट्स बनाएगा, रिएक्टेंट्स में कमी आएगी, रिएक्टेंट टूट्स के प्रोडक्ट में बनेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम इसको उल्टा कर देते हैं सवाल। ये तो समझ में आ गया सभी को, इसको उल्टा कर देते हैं। अब हम पूछेंगे कि एक्सोथर्मिक के लिए बताइए, एक्सोथर्मिक के लिए जिसमें से ऊर्जा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा कि के इक्विवेलेंट का? तो ऑटोमेटिकली है
कि ऊर्जा ऊर्जा थर्मी है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा कब, जब यहाँ पे से प्रोडक्ट्स में से निकलेगा आपका हीट निकल रहा है, तो हम ऑटोमेटिक और हीट दे रहे हैं इसको, तो ये रिएक्शंस तो फेवर नहीं करेगी, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं ज़्यादा, तो आपका के इक्विवेलेंट घट जाएगा, तो उस केस में आपका के इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सो और इंडो में समझ में आ गया डिफरेंस। तो इस टाइप का सवाल आपका इंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, और आपका ये इक्विलिब्रियम का भी हो रहा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, इंडोथर्मिक और आपका एक्सोथर्मिक। ये आपका कहाँ का पार्ट है, ये आपका इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स दोनों का पार्ट है, और आपका के इक्विवेलेंट ये कहाँ का पार्ट है, ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है। तो आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 6 और 7 क्लास 11 का दोनों इन्वॉल्व है, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि एक प्रश्न दो प्रश्न हमेशा रहते हैं, जैसे कि 2020 में पूछा। तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, और टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो माय डियर स्टूडेंट्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लास टाइमिंग, नोट्स, और जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो क्विजेस और क्लास का पीडीएफ मैं एक ही बार दूंगा, तो पीडीएफ के लिए वेट कीजिए, एक ही बार मैं पूरा अटैच करके 10 ईयर्स का आपको एक ही साथ पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। सो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, क्विजेस भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हो, अपना डाउट्स डाल सकते हो, ठीक है। आपस में मिलकर भी डिस्कशन कर सकते हो, नहीं बनेगा तो मैं भी बताऊंगा। सो वहाँ पे आइए, अपना डाउट्स डालिए, ठीक है, और डाउट्स पूछिए। और फेसबुक, इंस्टा भी आप लोग लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक तीनों हमारे पेज को ज्वाइन कीजिए, और खासकर टेलीग्राम को, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जिप्सम इसका अयस्क है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का, Hg का, Zn का, या Ca का। तो जिप्सम किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। जिप्सम किस में पाया जाता है, ये तो सबको पता होगा, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। फास्ट फास्ट बताइए कि जिप्सम किस में पाया जाता है, Mg में, मरकरी में, Zn में, या Ca में। जिप्सम किस में पाया जाता है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये लास्ट प्रश्न है क्लास का आज का, और क्लास के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में, ना कि लाइव चैट में। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं। चलिए, तो मैं सबका आंसर देख रहा हूँ। जल्दी जल्दी, जिप्सम किसका अयस्क है, ABCD में से आपको बताना है। जिप्सम हम लोग बहुत बार पढ़ रखे हैं, 9th, ये इसको आप कह सकते हो कि ये 10th बेस मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है ये। तो जिप्सम का क्या फार्मूला होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। जिप्सम का क्या फार्मूला होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कैल्शियम, तो डी कैल्शियम का होता है। इजी है, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। जिप्सम जो जानेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज होता है, POP, ठीक है। CaSO4 क्या बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, या इसको डेड या बर्न्ड प्लास्टर भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, CaSO4.12H2O को POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए, ये था आपका आज का क्लास वीडियो। कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी तरह के क्लास के लेक्चर्स पाने के लिए फॉर पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI, बिहार, यूपी, झारखंड के लिए PPI, यानी P फॉर पैरामेडिकल, P फॉर पॉलिटेक्निक एंड I फॉर ITI, ज्वाइन कर लीजिए PPI ट्यूटोरियल को, और टेलीग्राम में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी। सो आज की क्लास कैसी लगी, फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।
आज की लेक्चर आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की क्लासेस वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI और बिहार, यूपी एंड झारखंड PPI को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 2020 का कट ऑफ का मैंने PDF वहाँ डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लीजिएगा कि कट ऑफ क्या था आपका। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।